हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड क्रोमोसोम। ये जो टॉपिक है काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज लगता है कि डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये दोनों कौन सी बलाएं हैं। आज इन दोनों बलाओं को हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा डीएनए क्या है ये आपको पता होगा। हमने न्यूक्लिक एसिड जो है चैप्टर उसमें अच्छी तरह से इसको डिस्कस किया था बायोमॉलिक्यूल के अंदर। वहाँ पे आप बायोमॉलिक्यूल में जाके देखें, ये लेक्चर पढ़ा है आपके इस चैनल पे, वहाँ पे थोड़ा आप डीएनए को देख लें। फिर क्रोमोसोम को भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके सेल एंड फंक्शन वाले चैप्टर में, जिसमें हमने न्यूक्लियस टॉपिक पढ़ा था। वहाँ पे डीएनए को और क्रोमोसोम को, खासतौर पे क्रोमोसोम को अच्छी तरह हमने डिस्कस किया था। फिर आपका कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो है, आपका जो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर है, उसमें भी हमने न्यूक्लिक एसिड के बाद हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल जो टॉपिक था, उसमें आपका न्यूक्लियोप्रोटीन टॉपिक है ना, वहाँ पे भी हमने क्रोमोसोम को अच्छी तरह से डिस्कस किया था। तो आज फिर से आपका ये नया चैप्टर है, इसका टाइटल है क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये आपका इंटर के अंदर चैप्टर है एक नया, इसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक यही है क्रोमोसोम एंड डीएनए, ये टाइटल है। अब क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, ये बच्चों को काफियों को पता नहीं है, तो आज उसको स्टडी हम करते हैं। तो डीएनए क्या है, बहुत ही ईजी है बड़ा। डीएनए हम कहते हैं आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल को, ये भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, और इस मॉलिक्यूल को हम बेटा कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। क्रोमोसोम जो है ना, ये क्या है बेटा, क्रोमोसोम एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, और इसको हम कहते हैं दूसरे नाम से न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है दोनों मॉलिक्यूल, पर ये न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल कहलाता है, ये एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहलाता है, और इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। अब बहुत इजी है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होते क्या हैं। बहुत इजी, ये बेटा आपका एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, और सेल के अंदर सेंटर पे एक खास ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके जो सेल हैं यूकैरियोटिक सेल, उसके न्यूक्लियस में ये धागेनुमा एक चीज होती है। इस धागेनुमा चीज को हम कहते हैं बेटा डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस मॉलिक्यूल का नाम है भाई साहब डीएनए। आपके एक सेल में 46 डीएनए होते हैं, ये पढ़ा है डीएनए। अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम बहुत ईजी है, ये आपका सेल है, आपके सेल में सेम ये न्यूक्लियस पड़ा है बेटा। अभी आपके इस न्यूक्लियस के अंदर ये पड़ा है मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का नाम है डीएनए, और ये एक पड़ा है खास किस्म का एक प्रोटीन, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। अब बहुत ईजी है, देखें बेटा, जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों अलग होते हैं, जब आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप या कवर नहीं होता है ना, जब हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए अलग होता है, तब इसको हम कहते हैं डीएनए। जब डीएनए रैप हो जाता है ना हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, बहुत इजी। अब देखें, ये आपका डीएनए है भाई साहब, ये आपका डीएनए एक अकेला मॉलिक्यूल है। डीएनए के ऊपर जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन आया, ये देखो ये हिस्टोन प्रोटीन आया है, अब इस डीएनए का नाम चेंज होके क्या पड़ेगा, क्रोमोसोम पड़ेगा। क्रोमोसोम ऐसे बनता है, जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, तब इन दोनों को एक साथ हम कहते हैं क्रोमोसोम, और कुछ भी नहीं है। तो क्रोमोसोम कैसे बना है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और प्रोटीन दोनों के मिलने से ऐसे बनता है आपका क्रोमोसोम। तभी हम क्रोमोसोम को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ या डीएनए का बना हुआ, प्रोटीन का मतलब होता है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है बेटा। तो पहले हम चलते हैं डीएनए की तरफ, डीएनए की थोड़ी सी जन्म कुंडली की तरफ, यानी कि इसकी हिस्ट्री की तरफ। इसके बीच में हम फर्क को भी दोनों को पढ़ेंगे, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा हम डिटेल में भी ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बातें इसकी डिस्कस करेंगे। डीएनए की हिस्ट्री की बात करें तो बेटा डीएनए जो है ना, इसको किया था डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने साल 1869 के अंदर, 1869 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक सेंगर। फ्रेडरिक सेंगर ये एक साइंटिस्ट था, सॉरी बेटा फ्रेडरिक मेस्चर, ये फ्रेडरिक मेस्चर एक साइंटिस्ट था, एफ मेस्चर। इसने किया था डीएनए को डिस्कवर फ्रॉम पस सेल। पस सेल क्या होते हैं, बहुत इजी है, जब आपके जिस्म में जख्म होते हैं ना, उस जख्म में जो गंदा सा फ्लूइड नहीं निकलता है, जिसको हम पस कहते हैं या प्रू या गंद कहते हैं,
उस गंदे से फ्लूइड के अंदर एक्चुअल में वाइट ब्लड सेल होते हैं। उस साइंटिस्ट ने मिक्सचर ने क्या किया, वो गंदा फ्लूइड लिया था जख्म से, फिर उस गंदे से फ्लूइड को देखा इसने माइक्रोस्कोप में, फिर उस गंदे से फ्लूइड के अंदर इसको वाइट ब्लड सेल नजर आए थे और इन वाइट ब्लड सेलों के अंदर इसको बेटा न्यूक्लियस में ये मॉलिक्यूल नजर आया था। इस मॉलिक्यूल का इसने नाम रखा न्यूक्लिन। तो डीएनए का पुराना जो नाम है ना न्यूक्लिन रखा गया था। न्यूक्लिन का मतलब है इनसाइड द न्यूक्लियस। फ्रेडरिक मैशर को उस पस के अंदर, गंद के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा मॉलिक्यूल नजर आया था। इस मॉलिक्यूल का इस साइंटिस्ट ने नाम रखा था न्यूक्लिन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक धागे नुमा मॉलिक्यूल होता है, इस मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लिन। बाद में 1869 के बाद आया था साल 1920 में पता चला कि इस न्यूक्लिन में, यानी कि इस डीएनए के अंदर एसिड भी होता है, फास्फोरिक एसिड। डीएनए आपको पता है फास्फोरिक एसिड का बना हुआ है, तो फास्फोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से इस डीएनए का नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिन का नाम, जो डीएनए का पुराना नाम था न्यूक्लिन, वो कन्वर्ट हुआ 1920 में, इसका नाम रखा गया न्यूक्लिक एसिड या डीएनए। ऐसे ये इसकी थी जन्म कुंडली। तो ये थी डीएनए की हिस्ट्री वगैरह जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं क्रोमोसोम की तरफ। तो बड़ा क्रोमोसोम की हिस्ट्री को हम देखें तो क्रोमोसोम को जो है ना डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने। साइंटिस्ट का नाम था 1882 में आपका फ्लेमिंग, वाल्टर फ्लेमिंग, ये एक साइंटिस्ट था। इसने किया था क्रोमोसोम को डिस्कवर। फ्लाम सलमडर लार्वा, सलमडर लार्वा जो था ना, सांडा जो था, उसके लार्वा से क्रोमोसोम को किया था डिस्कवर। इस साइंटिस्ट ने 1882 में सलमडर लार्वा लिया। लार्वा आपको पता है छोटा सा बच्चा होता है, बेबी होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और उस बेबी में जो भी सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग सेल होते हैं, फास्ट डिवाइडिंग सेल होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल जो भी हैं। उन सेलों को जब इसने देखा माइक्रोस्कोप में तो इस साइंटिस्ट को न्यूक्लियस के अंदर ऐसे एक धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आई थी, इसके सलमडर लार्वा के सेल के न्यूक्लियस के अंदर। इस धागे नुमा स्ट्रक्चर का इस साइंटिस्ट ने नाम रखा क्रोमोसोम, यानी कि कलरफुल बॉडी। तो ये एक्चुअली में क्रोमोसोम कलरफुल बॉडी नहीं था, ये कलरफुल इस वजह से था क्योंकि इस साइंटिस्ट ने केमिकल यूज किया था उस सलमडर लार्वा के ऊपर। इस केमिकल का नाम था परकिन एनालिन। तो इस साइंटिस्ट ने परकिन एनालिन केमिकल छिड़का था। इस केमिकल की वजह से क्रोमोसोम कलरफुल हो गया था। फिर उस लार्वा के बच्चों को माइक्रोस्कोप देखा तो उसको सेंटर पे ये धागे नुमा स्ट्रक्चर नजर आई, जिसको बुलाया गया क्रोमोसोम। ये ऐसे है जैसे देखो ना, ये अभी आपको बोर्ड व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, मगर एक्चुअली ये बोर्ड जो है उसका कलर वाइट इस वजह से क्योंकि वाइट पेंट किया हुआ है। अब आप इसके ऊपर 7-8 पेंट कर दो, अब आप बोर्ड को क्या कहोगे, कलरफुल बोर्ड है ये। तो बोर्ड एक्चुअली कलरफुल नहीं है, उस पेंट की वजह से बोर्ड को हम कलरफुल कह रहे हैं। ऐसे ही क्रोमोसोम का रियल कलर जो है ना वो वाइट होता है, क्रोमोसोम रियल में कलरलेस होता है। पर परकिन एनालिन केमिकल की वजह से ना क्रोमोसोम इस साइंटिस्ट को सतरंगी या 7 कलर का नजर आया था, इस वजह से इसका नाम रखा गया क्रोमोसोम। और एक्चुअल में ये नाम जो है ना बेटा क्रोमोसोम यानी कि कलरफुल बॉडी, ये रखा गया था साल 1888 में। और ये नाम जो क्रोमोसोम है ये रखने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है वाल्डियर। वाल्डियर साइंटिस्ट ने ये टर्म दिया था क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था 1882 में फ्लेमिंग ने सलमडर लार्वा से। ये हो गई डीएनए क्रोमोसोम की हिस्ट्री की बातें। अब आगे चलते हैं इसकी डिटेल में। तो बेटा डीएनए आपको पता होता है ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या न्यूक्लिक एसिड। बेटा याद रखना ये जो आपका मॉलिक्यूल है ना डीएनए कहलाता है न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। ये न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल न्यूक्लियस में है। एसिड का मतलब है कि आपके इस डीएनए के अंदर फास्फोरिक एसिड भी मौजूद होता है, ऐसे इसका नाम पड़ा न्यूक्लिक एसिड 1920 में। पुराना इसका नाम था न्यूक्लिन। ये नाम रखने वाला मिक्सचर साइंटिस्ट ही था, क्योंकि पहली बार उसको न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए दिखाई दिया था या न्यूक्लिक एसिड दिखाई दिया था। आगे हम चलें तो बेटा डीएनए जो है ना याद रखना ये एक पॉलीमर मॉलिक्यूल है, ये एक बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। पॉलीमर या यूं कहेंगे इट इज मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है बेटा। और ये मॉलिक्यूल आपको दिखाई देगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये आपको दिखाई देता है साइटोप्लाज्म में। जैसे आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस में नहीं है,
तो उसके अंदर डीएनए जो है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। यूकेरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डीएनए आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये बना हुआ है मोनोमर का। आपके बेटा डीएनए जो है ना उसके मोनोमर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए आपका बना हुआ है छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। एक आपका डीएनए, एक सिंगल डीएनए आपका, ये कंप्लीट जो आपको दो धागे दिखाई दे रहे हैं ना, ये कंप्लीट दो धागे जो हैं एक्चुअल में बने हुए 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड के। डीएनए ओवरऑल यूं समझो आपका 14 करोड़ ईंटों का बना हुआ है। डीएनए को आप यूं समझो एक कमरा है, जैसे आपका कमरा होता है रूम बेटा, कमरा किसका बना हुआ है? ईंटों का ना। एक कमरा जो है वो यूं समझो 15 से 20 हज़ार ईंटों का बना हुआ है। तो कमरा यूं समझो एक डीएनए है, और डीएनए जैसे रूम है तो ये ईंटों का बना हुआ है, इसकी ईंटों को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड या मोनोमर। जैसे रूम 15 से 20 हज़ार ईंटों का बना हुआ है, ऐसे ही आपका डीएनए 14,000 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। एक आपके डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं भाई साहब वो होते हैं 140 मिलियंस। अभी नई रिसर्च में पता चला है कि 250 मिलियन भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं आपके डीएनए के अंदर, यानी कि 25 करोड़ न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक डीएनए के अंदर, या यूं समझो 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड। अपने बुक्स में फेडरल वगैरह के बुक में 14 करोड़ लिखा हुआ है, 140 मिलियन, तो हम 140 मिलियन जो डेटा है इसी को ही हम याद करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलें। तो ये डीएनए बेटा, अब डीएनए को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब जूम करके देखोगे ना, ये आपका डीएनए का एक हेलिक्स है या धागा है या स्ट्रैंड है। इस एक धागे में आपको ये छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल दिखाई देंगे। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूलों का नाम है बेटा न्यूक्लियोटाइड। अब एक न्यूक्लियोटाइड को हम यहाँ पे जूम करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ है। बेटा याद रखना, आपका एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो 3 चीज़ों का बना हुआ है। नंबर 1 मेन चीज़ ये है आपके न्यूक्लियोटाइड में, इस चीज़ का नाम है राइबो शुगर। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है ये बना हुआ है राइबो शुगर का या पेंटो शुगर का, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर का बना हुआ है। ये रही आपकी राइबो शुगर। और डीएनए में जो राइबो शुगर होती है ना उसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, तभी इस शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है बेटा, तो ये रही आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर। दूसरी चीज़ आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में होती है, इस चीज़ का नाम है नाइट्रोजनस बेसिस। और आपके डीएनए के अंदर आपको पता है नाइट्रोजन बेस 4 तरह के होते हैं, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तीसरी चीज़ जो आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को जो बनाती है, इस चीज़ का नाम है बेटा फास्फोरिक एसिड, H3PO4। H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है। अब ये 3 चीज़ें आपस में जब मिलेंगी ना तब एक मॉलिक्यूल बनेगा, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। बहुत इजी। अब देखें ये रही राइबो शुगर। राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे हमेशा याद रखना कोई एक आधा नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा। आपके ये नाइट्रोजन बेस जो है ना ये अटैच होते हैं राइबो शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, होगा कोई एक आधा ही अटैच। अब फास्फोरिक एसिड आता है, फास्फोरिक एसिड अटैच होगा राइबो शुगर के कार्बन नंबर 5 पे। ये रहा राइबो शुगर का कार्बन नंबर 5, यहाँ पे अटैच होगा एक फास्फोरिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं पी। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। अब देखें ये तीनों चीज़ें मिल गई हैं, राइबो शुगर भी, आपका नाइट्रोजन बेस भी और फास्फोरिक एसिड भी। जैसे ही ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाएं तो इसके नतीजे में इन तीनों मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीज़ें जैसे आपस में मिलेंगी ना बेटा तब बनता है आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। इस न्यूक्लियोटाइड का नाम है AMP, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, क्योंकि इसमें एडिनन मौजूद है, मोनो माना एक के फास्फेट मौजूद। ठीक, ऐसे अगर यहाँ पे ग्वानिन आता है तो एक और न्यूक्लियोटाइड बनेगा, उसका नाम है GMP, ग्वाइनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ऐसे अगर यहाँ पे साइटोसिन आता है यहाँ पे तो एक फास्फेट अटैच होता है राइबो शुगर के साथ, एक और न्यूक्लियोटाइड बनेगा तीसरी किस्म का जिसको हम कहते हैं CMP, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। ऐसे अगर यहाँ पे नाइट्रोजन बेस थायमिन आता है तो इस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं TMP, थायमिन मोनोफॉस्फेट्स। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड के 4 टाइप होते हैं आपके डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जो है ना ऐसे 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड होंगे टोटल, 14 करोड़। ये 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड आपस में ऐसे मिलते जाएंगे जिसके नतीजे में ये धागा बनेगा, इस धागे को हम कहते हैं हेलिक्स। और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, ऐसे ऐसे ये पड़ा है एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है बेटा, उस दूसरे न्यूक्लियोटाइड पे भी ऐसे कोई नाइट्रोजन बेस अटैच है और ये फास्फोरिक एसिड है।
अब ये ऊपर वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन नंबर 3 जो है ये बॉन्ड बनाएगा निचले न्यूक्लियर कार्बन नंबर 5 वाले फास्फोरिक एसिड के साथ, ऐसे बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का नाम है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड के थ्रू आपका एक धागा बनेगा, ऐसे 7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड एक धागा बनाएंगे, 7 करोड़ ऐसे दूसरा धागा बनाएंगे, फिर ये दोनों धागे आपस में जुड़ेंगे बाय हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। ऐसे देखो ये 2 धागे हैं। अब ये दोनों जो धागे हैं, एक धागे में 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे में भी 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड है, सॉरी एक में 7 करोड़ दूसरे में 7 करोड़, ऐसे 14 करोड़ न्यूक्लियोटाइड दोनों धागों में हो गए। अब ये दोनों धागे आपस में अटैच होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, जिसके नतीजे में ये दोनों धागे यूं कॉइल हो जाएंगे सांप की तरह। 2 सांप या 2 धागों को आप जैसे रैप करते हो ना, ऐसे रैपिंग हो जाएगी। इसके नतीजे में 2 धागों के नतीजे में एक मॉलिक्यूल बनेगा। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये एक मॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं। DNA बहुत खास मॉलिक्यूल है, हर एक सेल के अंदर मौजूद है और ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है, क्योंकि DNA ही वो कमांडर है, वो मॉलिक्यूल है जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। DNA वो मॉलिक्यूल है जिसकी वजह से हम पैदा होते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी प्रोटीन है, जैसे हमारी बॉडी ज़्यादातर प्रोटीन की बनी हुई है ना, ऑर्गेनेल वगैरह, ऐसे जिंदगी को पैदा करने वाला प्रोटीन नहीं है, जिंदगी को पैदा करने वाला DNA होता है। क्योंकि बेटा हम जो पैदा होते हैं ना वो DNA से होते हैं। जैसे हमारे मदर फादर जो थे, हमारे अम्मी और अब्बू थे, उससे हम पैदा हुए। वो कैसे हुए? ऐसे हुए कि अब्बू ने अपना एक हाथ निकाला, माँ ने भी अपना एक हाथ निकाला, दोनों ने हाथ यूँ रखा। अब्बू ने एक अपनी आँख निकाली, अम्मा ने एक आँख निकाली, आँख रखी, फिर उन्होंने अपने दांत निकाले, 16 उसने दिए, 16 ऐसे रखते गए, ऐसे हम पैदा हुए। नो, हम ऐसे थोड़ी पैदा हुए हैं, हम ऐसे हुए, बहुत ईजी। माँ ने अपना अंडा दिया, अंडा वो नहीं आमलेट वाला, ये छोटा सा सेल होता है, ठीक है ना, ये आपको नजर नहीं आएगा। तो मदर या औरत जो होती है वाइफ, वो अंडा देती है एग, और बाप जो है हस्बैंड है वो अपनी स्पर्म डालता है औरत की बॉडी के अंदर, सेक्स आर्गन में। ऐसे जो स्पर्म होता है मर्द का स्पर्म और माँ का अंडा, इसमें ऐसा खास क्या है? खास इसमें DNA होता है बेटा। यही DNA आपस में मिलते हैं, उसके नतीजे में एक बड़ा सा डिप्लॉइड सेल बनेगा जिसको हम कहते हैं जाइगोट। यही जाइगोट आगे चलकर चेंज हो जाएगा छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे या बेबी के अंदर। तो ऐसे बच्चा बनता है, जिंदगी पैदा होती है। तो जिंदगी को पैदा करने वाला मॉलिक्यूल DNA है। DNA में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, और जीन्स ही वो मेन चीज़ें हैं जो सेल को कंट्रोल करती हैं। एक सिंगल जीन जो है ना, ये बनाती है एक RNA को, एक सिंगल जीन है, ये बनाती है RNA जाके मैसेज देगा राइबोसोम को, फिर राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन, बड़ा उस प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, फिर ये एंजाइम जाके सेल में सारी एक्टिविटीज करता है। सेल के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी कैरेक्टर शो हो रहे हैं, उन कैरेक्टर को करवाने वाला एंजाइम है, एंजाइम को बनाने वाला आपका राइबोसोम है, और राइबोसोम को एंजाइम बनवाने वाला जो है वो DNA होता है। बेसिकली DNA ऐसे कंट्रोल करता है आपके सेल को, आपकी बॉडी को, आपके मैकेनिज्म को एंजाइम की मदद से। समझ आ रही बात? तभी हम DNA को कहते हैं बेसिक एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी या इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स, क्योंकि इसी से हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर कैरेक्टर शो होते हैं। तो ये था आपका मोटी मोटी बातें DNA के बारे में। अब आगे चलते हैं क्रोमोसोम की तरफ। एक बात याद रखना बेटा, DNA एक जस्ट छोटा सा मॉलिक्यूल है जो बना हुआ है जस्ट न्यूक्लियोटाइड्स का, राइबो शुगर का, नाइट्रोजन बेस का, फास्फोरिक एसिड का। और DNA आपको नजर प्रोकैरियोटिक सेल में भी आएगा, यूकैरियोटिक सेल में भी आएगा। पर DNA एक अकेला मॉलिक्यूल होता है, इसके साथ स्ट्रॉन्ग प्रोटीन मौजूद नहीं होता है। और आखिरी बात DNA के बारे में वो ये है कि DNA आपको नजर तब आएगा जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है। याद रखना, रेस्टिंग कंडीशन में, या एक सेल साइकिल का स्टेज है जिसको इंटरफेज कहते हैं, उस टाइम ही आपको सिर्फ DNA नजर आएगा। मिसाल अपनी बॉडी में भी ये सेल है रेस्टिंग कंडीशन। रेस्टिंग का मतलब है जब डिवीजन ना करे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है सेल, काम तो कर रहा है, जो भी प्रोटीन संश्लेषण वगैरह वो कर रहा है, पर एक काम ना करे, सेल डिवीजन। जब ये सेल डिवीजन नहीं करता है तब आप इस सेल को देखोगे ना, आपको तभी सिर्फ DNA दिखाई देगा। जब ये सेल डिवीजन वाली कंडीशन में आएगा, यानी कि माइटोसिस या मियोसिस डिवीजन करेगा ना, तब इस DNA के साथ ये हिस्टोन प्रोटीन रैप हो जाएगा। फिर हिस्टोन प्रोटीन और DNA दोनों आपस में दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, ठीक है ना, लैला और मजनू की तरह। ये देखो, ये आपका DNA था, ऊपर आया हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों दो जिस्म एक जान हो गए। अब इन दोनों को मिला के हम कहते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम तभी बनता है जब आपका सेल होता है डिवाइडिंग कंडीशन में। याद रखना, जब आपका सेल कौन सी कंडीशन में होगा? डिवाइडिंग कंडीशन में होगा, तभी ये क्रोमोसोम बनता है। उसका रीजन ये है बेटा
कि क्रोमोसोम जो है ना इसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन आता है। फिर होता क्या है, आपका यहाँ पे सेल में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल धागे बनाता है, इसका नाम है स्पाइंडल फाइबर। ये स्पाइंडल फाइबर अगर डायरेक्ट डीएनए के साथ अटैच हो जाते हैं, डीएनए के धागों के साथ, तो ये जब खींचते हैं ना सेंट्रियोल के धागे स्पाइंडल फाइबर, तो डीएनए टूट भी सकता था। इसको टूटने से बचाने के लिए हिस्टोन प्रोटीन रैप हुआ है। अब ये स्पाइंडल फाइबर जो ये धागे हैं ना, ये आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं ताकि आपके डीएनए को कोई डैमेज ना हो। क्रोमोसोम बनता है इस वजह से, हिस्टोन प्रोटीन रैप भी क्रोमोसोम के ऊपर या डीएनए के ऊपर इस वजह से होता है ताकि ये स्पाइंडल फाइबर आपके डीएनए को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है बेटा, इसकी वजह से ही आपका क्रोमोसोम बनता है, आपके सेल के अंदर नजर आता है डिवाइडिंग कंडीशन के टाइम। मेन पर्पज यही होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन का उसका। नेक्स्ट हम चले तो बेटा आपका जो क्रोमोसोम है ये कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। डीएनए कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है, इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। पर क्रोमोसोम जो है ना इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का आपको पता होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूलों का बना हुआ हो, क्योंकि आपका जो क्रोमोसोम है ना भाई साहब वो बना हुआ है दो मॉलिक्यूल्स का। एक मॉलिक्यूल है, इसका नाम है बेटा आपको पता है, इसका नाम है न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए का। क्रोमोसोम एक तो बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड या डीएनए का, दूसरा ये बना हुआ है आपके प्रोटीन का। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। आपके क्रोमोसोम के अंदर बेटा 60% जो है ना वो हिस्टोन प्रोटीन होता है, 40% आपके क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। जब आप क्रोमोसोम को देखोगे ना तो क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए पड़ा है और ये हिस्टोन प्रोटीन पड़ा है। हिस्टोन प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा है, 60% है, क्योंकि ये थोड़ा भारी होता है प्रोटीन थोड़ा डीएनए के कंपेरिजन में। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही हो गया है कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, और इस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का नाम होगा न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का, ऐसे इसका नाम पड़ा न्यूक्लियोप्रोटीन। डीएनए एक सिंगल मॉलिक्यूल है, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन का बना हुआ नहीं है, क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए दोनों का बना हुआ है। आपका डीएनए नजर आता है नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में, क्रोमोसोम नजर आता है डिवाइडिंग कंडीशन में। डीएनए आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा, यूकेरियोटिक सेल में भी मिलेगा, पर क्रोमोसोम आपको ओनली एंड ओनली मिलेगा यूकेरियोटिक सेल में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन मौजूद नहीं है, उनमें सेंट्रियोल भी नहीं बनते, इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन की कोई जरूरत भी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पड़ती है। इसके अलावा हम डिफरेंस की बात करें तो बेटा आपका जो डीएनए होता है इसको हम बेसिकली यूनिट कह सकते हैं, पर खास यूनिट जो आपके सेलों के डिवीजन के टाइम आता है, इक्वली डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करता है ना, वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के ऊपर इसके अलावा और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, जिसमें एक साइंटिस्ट है जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। 1865 के अंदर इसने अपने 2 लॉ दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल भाई साहब ने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी आपके क्रोमोसोम के ऊपर। इसी ने कहा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ जीन्स होती हैं, फैक्टर पुराना नाम है, मेंडल यूज़ करता था, जीन्स को ही कहता था कि वो कुछ होते हैं जो जानदारों के अंदर करेक्टर लाते हैं, जिनकी वजह से जानदार अपने माँ बाप के जैसे लगते हैं। तो इसके अलावा फिर आया था साल 1909, इसमें एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था जॉनसन। इसने टर्म दिया था जीन का। मेंडल ने जीन को जो नाम रखा गया था ना, मेंडल ने जो जीन का नाम रखा था वो फैक्टर रखा था, जॉनसन ने जीन का नाम रखा था फैक्टर का नाम चेंज करके। ठीक है ना, ऐसे। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट है, कार्ल कोरेंज आया, टेशनमार्क आया था, हुगो डिवरीज आया, एंड देन आपका वाल्टर सुट्टान आए थे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था, क्रोमोसोम के ऊपर, खास तौर पे जीन्स वगैरह के ऊपर, जिसको हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका मोटा मोटा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम बेटा आपको तभी दिखाई देगा जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में हो। क्रोमोसोम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है और इसकी स्ट्रक्चर जो है ये होती है थ्रेड लाइक। एक बात हमेशा याद रखना, एक क्रोमोसोम के अंदर डीएनए भी एक होता है। यह सिंपल ऐसा समझो, 40 डीएनए ना आपके सेल में, तो क्रोमोसोम भी कितने होंगे? 40 ही होंगे, 46 ही होंगे। एक और बात बेटा, क्रोमोसोम अगर सेम होते हैं डीएनए तो क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। जैसे मिसाल है, अभी आपका ये पहला नंबर डीएनए है, अब सेल डिवीजन कर रहा है, तो पहला नंबर डीएनए जो है ना, ये जैसे ही डिवाइड होगा, अपनी एक कॉपी बनाएगा ना, तो ऐसे ये 2 डीएनए बन गए। ये दोनों डीएनए एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी है। अब ये दोनों डीएनए कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम में, और ये क्रोमोसोम दोनों एक जैसे होंगे। इन सिमिलर क्रोमोसोम को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमोसोम।
तो ये दोनों ही सिस्टर क्रोमोसोम जो है ना, सेम क्रोमोसोम, ये आपस में यूं पेयर बनाएंगे, ऐसे ये पेयर में आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे क्रोमोसोम हमेशा पेयर में भी होता है, जब सिस्टर क्रोमोसोम होंगे या दोनों जब सेम क्रोमोसोम होंगे। पेयर जब होगा ना तब आपको नजर आएगा यहाँ पे 2 डीएनए। अब आप देखें यहाँ पे ये क्रोमोसोम है और ये सिस्टर क्रोमोसोम है, ये दोनों एक जैसे क्रोमोसोम है, इनमें 2 डीएनए पड़े हैं। जब क्रोमोसोम अलग हो जाएंगे, सेंट्रियोल जो है ना उसके धागे जब क्रोमोसोम अलग करेंगे तब इनमें सिंगल सिंगल डीएनए होगा। तो ये थी मोटी मोटी इनके बारे में बातें जो हम अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। यही चीज है, डीएनए ही क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ही डीएनए। सिंपल आप यूं समझो, अभी आपने मिसाल है, सर्दी है, जैसे आपने जैकेट पहना है, अभी हम कहेंगे ये बंदा जैकेट पहना हुआ है, तो क्रोमोसोम यही है। मिसाल है जब डीएनए है ना वो जब जैकेट पहनेगा यानी कि हिस्टोन प्रोटीन को पहनेगा तब इसका नाम होगा क्रोमोसोम। जब ये जैकेट उतार देगा तब इसको कहेंगे डीएनए। जैकेट का मतलब हिस्टोन प्रोटीन, ये जब हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के ऊपर आएगा तब डीएनए का नाम कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम पड़ेगा। क्रोमोसोम से जब जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन अलग हो जाएगा ना, ये जस्ट धागा हो जाएगा, तब इसका नाम डीएनए पड़ेगा। सिंपल लफ्ज़ों मोटी मोटी बात कर दी है। अब बहुत सिंपल है, ये देखो ये रहा डीएनए, ये रहा आपका हिस्टोन प्रोटीन। अभी हिस्टोन प्रोटीन जैसे ही हट गया, मिसाल ये हिस्टोन प्रोटीन था, ये भी हट गया, अब इस क्रोमोसोम का नाम चेंज पड़ेगा, अब नाम पड़ेगा डीएनए। जैसे ही हिस्टोन प्रोटीन आया अब इसका नाम पड़ा क्रोमोसोम। बहुत ईजी, यही था आपका लेक्चर। इसके बीच में डिफरेंस को भी हमने पढ़ लिया है, हिस्ट्री को भी पढ़ लिया है, डिटेल में भी अच्छी तरह पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसकी बातों को डिस्कस करेंगे। एक और बात बेटा, आपके एक डीएनए या एक क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोटाइड भी वही के वही होते हैं, बराबर होते हैं, और जीन्स भी बराबर होती हैं। जैसे मिसाल ये एक डीएनए पहला, इस डीएनए के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम से मैक्सिमम 4000 5000 जीन्स होती हैं, खास तौर पर 4000 जीन्स होती हैं। तो आपके क्रोमोसोम के अंदर भी जीन्स वही होंगी, 4000 की 4000 होंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे मिसाल है, मैं सर सुरेश हूं तो मैं सर सुरेश ही रहूंगा, चाहे मैं जैकेट पहनूं या ना पहनूं। जैकेट में पहनता हूं प्रोटेक्शन के लिए, ऐसे ही आपका डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन आता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इन स्पाइंडल फाइबर धागों से प्रोटेक्ट करने के लिए आता है। बस यही है मोटी मोटी बातें, इनके बीच में फर्क। तो आई होप अब आप डीएनए और क्रोमोसोम के बीच में डिफरेंस को भी अच्छी तरह पढ़ चुके हैं और आप भूलोगे भी नहीं, और आपका कोई डाउट वगैरह भी नहीं रहा होगा। कोई डाउट हो क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक और बात बेटा, स्पेशल खास बात आपके लिए ये है कि पीएमसी जो है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के तकरीबन मैंने 11 से 12 चैप्टर जो हैं, टोटल 16 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, उसमें 11 से 12 चैप्टर जो है ना मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके लेक्चर आपके इस चैनल पे पढ़े हैं ऑलरेडी, वो मैंने प्ले लिस्ट भी उसकी अलग से बना ली है। तकरीबन 122 लेक्चर होते हैं, वो प्ले लिस्ट में आप जाके देख लें और इसी प्ले लिस्ट को ही देखते जाएँ। और इस प्ले लिस्ट में हमने सारे बुक्स को कवर किया है, आपका पंजाब है, फेडरल है, सिंध है, एनसीईआरटी है, इन सारे बुक्स को कंपाइल करके मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं। अभी आप भी मेहनत करते रहें, और अभी मेरिट भी चल रही है। आईबीएस अखर ने बहुत ही अच्छा काम किया है, थम्स अप टू आईबीएस अखर। और आप मेहनत पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, खुदा ताला पे यकीन रखें, उसका मेहनत का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। आप डॉक्टर नहीं बनते तो कोई मसला नहीं, अच्छे एक इंसान ज़रूर बनेंगे जब पढ़ाई करोगे, आप रिसर्च करोगे, मुताला करोगे, खोजना करोगे ना। तो क्योंकि इल्म क्या है, हमारी तीसरी आँख है, और इल्म वाले बंदे में और अनएजुकेटेड बंदे में दिन और रात का फ़र्क होता है ना। अभी आप देखो, आप समझ पा रहे हो हर चीज़ को, अच्छी तरह से बोलते हो, आपके अंदर शऊर है। वो शऊर किसकी वजह से आया? तालीम की वजह से। और तालीम में लाजमी नहीं आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, वो भी बहुत सारे शोबे हैं, आप अच्छे बायोलॉजी के लेक्चर बन सकते हैं मेरी तरह। अब मैं जैसे डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ, आज मैं या मेरी वजह से 1000 डॉक्टर पैदा होंगे। मिसाल अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं खुद ही डॉक्टर होता ना। तो खुदा ताला ने मुझसे डॉक्टरी से भी अच्छा एक प्रोफेशन में नवाजा है, टीचर बना हूँ आज मैं। तो टीचर की वजह से, मेरी वजह से आज मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को पैदा कर सकता हूँ ना। तो ये क्या होता है, जो भी होता है अच्छा होता है। वक्त के हिसाब से आपको वही चीज़ समझ में आएगी, वक्त के हिसाब से आपको खुदा ताला जो है वो आपको आपके टैलेंट के साथ, आपके मेहनत के साथ उसका फल, उसका सिला एक दिन ज़रूर देगा। वह सब्र रखने की बारी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। मेहनत पे यकीन रखें, अपने आप पे यकीन रखें, और खुदा ताला सब देखेगा और सब अच्छा ही करेगा। ठीक है बेटा।